हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड समूह गा के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज जो टेस्ट है वो है नाइन्थ टेस्ट, यानी कि ये टेस्ट सीरीज नंबर का 9वां पेपर होगा, जिसको हम उत्तराखंड समूह गा और आबकारी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो आबकारी की परीक्षा 30 जून को होनी है। तो प्यारे साथियों, अगर अब तक आपने पेपर डाउनलोड नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और फिर आप इस टेस्ट सीरीज की आंसर की, जो हम आंसर की के फॉर्मेट में बनाते हैं, उसको आप हमारे जो टेस्ट हैं वो भी जा करके आप हमसे खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो ये टेलीग्राम चैनल्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल जो कि पाठशाला ऋषिकेश है, यहाँ रोज रात को 10 बजे दोस्तों 10 बजे क्या होती है, फ्री जीएस जीके क्विज होती है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो, आपको लिंक ना मिले, आप कुछ पाठशाला के बारे में जानना चाह रहे हैं, आप ऑफलाइन में जुड़ना चाह रहे हैं या आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इस पेपर को पूरे अच्छे से देखना। जो 30 जून को आपका पेपर होना है, आबकारी के लिए जो आपने फिजिकल दिया है, क्वालिफाई कर लिया, अब जो पेपर होना है उसकी ये तैयारी है। तो ये पूरा पेपर आराम से करना, देखना कि चीजें कैसे चल रही हैं। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई गलत लगे, अगर आप लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें। ये सारी चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी भी है, और आगे आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो भी बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तमसा नदी के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप में से कई सारे बच्चे हो सकते हैं, देखो असत्य वाले सवाल हमारे पेपर में ज्यादा इसलिए रहते हैं कि 3 ऑप्शन अगर सही होंगे तो आपको एक सही जानकारी मिल पाएगी, आप तक पहुंचेगी और आप उसको पेपर में डिलीवर कर पाएंगे। अगर मैं तमसा नदी की बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो तमसा नदी को ही आप टॉस के नाम से जानते हो। सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक। अब टॉस की बात जब आती है तो यहाँ हर की दून क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली छोटी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद है, या कालसी के निकट यमुना में मिलती है। इसके तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। तो देखो, जो इसका उद्गम है वो गंगोत्री नहीं है, बल्कि रूपिन और सुपिन, 2 नदियां जो है वहां से ये नदी जो है बनती है। तो ये अगर आप इस तमसा नदी को तमसा पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, आप टॉस पढ़ के करना तो शायद आपको आसानी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसानी से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बताने की कोशिश कर रहा है मेरे साथी, मेरे दोस्त, कि उत्तराखंड राज्य का महत्वपूर्ण वृक्ष बांज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं। यहां पर फिर से असत्य स्टेटमेंट है, आराम से पढ़ना। आपको देखना है, बांज एक शीतोष्ण कटिबंध वृक्ष है क्या? हाँ। इसका वनस्पतिक नाम क्वरेक्स लाइकोटाइकोफोरा है, बिल्कुल। विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि उत्तराखंड में इसकी 13 प्रजातियां पाई जाती है। तो बस ये 40 नहीं बल्कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर है सी। बांज को, इस वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। तो आते हैं दोस्तों, रवाई परगने को टिहरी में किस वर्ष शामिल किया गया। रवाई परगना वर्तमान में टिहरी में है, पहले उत्तरकाशी क्षेत्र में पड़ता था। इसकी अगर बात करें तो 1824 जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो छोटा सा सवाल है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अच्छा, कई भाई लोग हमारे साथी ये भी कहते हैं कि थोड़ा जल्दी करो, या कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करो और ज्यादा बताओ। तो देखो, होता क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर वो भी एक समस्या का कारण होता है। तो कोशिश की जाती है कि लिमिटेड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे क्वेश्चंस को आपको बताया जाए और टाइम पर वीडियो खत्म की जाए दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, कंप्यूटर भी है। 100 क्वेश्चन आप करते हो उस पेपर को 2 घंटे में, हम करा रहे 1 घंटे में, तो थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए, राज्य के पहले वाईफाई जिले का दर्जा किसे दिया जाता है। तो भैया, राज्य के पहले वाईफाई जिले का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है नैनीताल को। आप समझ रहे हैं क्या? उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। और आप कोई भी अगर सुझाव दें तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के नीचे, और अगर कुछ गलत लगे तो भी, हमसे गलती हो सकती है, आप कमेंट करें, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक रिप्लाई पहुंचाया जाए। पंच केदार समूह में से किस मंदिर में बिना पूंछ वाले चूहे पाए जाते हैं। बिना पूंछ वाले चूहे पाए जाते हैं, जिन्हें रुंडा भी कहा जाता है। देखो, वैसे तो अलग अलग बुकों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, लेकिन जो इसके लिए प्रसिद्ध मंदिर है ना, वो मंदिर है तुंगनाथ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर। आपने क्या बतानी है भाई? आपने इसकी हाइट बतानी है। क्या बतानी है आपने? इसकी हाइट बतानी है। अगर मद महेश्वर नाथ की बात करूं तो यहां पर नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ की बात करूं तो यहां पर शिव के मुख की पूजा होती है। कल्पेश्वर की बात करूं तो यहां पर उनके केश की पूजा होती है, उनके बालों की पूजा होती है, ठीक है। तुंगनाथ की हाइट आपने बतानी है, और तुंगनाथ में जो है वो
भुजा की पूजा होती है ना तुंगनाथ में, तृतीया केदार है ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है, शादी के मंडप पर। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं जल्दी पढ़ रहा हूं तो प्लीज आराम से पढ़ना, आराम से करना और फिर आगे चलना, ठीक है। शादी के मंडप पर बनाए गए उत्तराखंड के लोक चित्र कितने, शादी के मंडप पर बनाए गए उत्तराखंड के लोक चित्र को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना कि एपन तो एक कुमाऊं की चित्रकला है, नैनीताल वाला क्षेत्र इसके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। सियों जो है वो प्रेत आत्माओं को कहा जाता है, प्रेत आत्माओं के लिए, ठीक है, प्रेत आत्माओं के लिए कहा जाता है, ठीक है, उस समय पर बनाए जाते हैं मतलब ये। और खोड़िया जो है इसका राइट आंसर है, शादी के मंडप पर उत्तराखंड के लोक चित्रों को खोंडिया कहते हैं, ठीक है, ये है इसका सही आंसर। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको इस तरफ से एडजस्ट करते हैं जी, अब आपको सही दिख रहा होगा। गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों भले 100 क्वेश्चन हम बना रहे हैं लेकिन तीन आंसर जब हम गलत युग्म देते हैं तो आपके कई सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे, काफल मायरिका एस्कुलेटा बिल्कुल सही, रिंगाल किमनो बम्बोसा फेलकटा बिल्कुल सही, भांग कैनाबिस स्टीवा बिल्कुल सही, किलमोड़ा फाइकस फाल्मटा ये नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत है। 3 बिल्कुल सही मैच हैं, ये सही मैच नहीं है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं फटाफट, उत्तराखंड का वेद व्यास नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, यह है क्वेश्चन, वेद व्यास, बड़ा प्यारा। मुकुंदराम बड़तवाल लास्ट क्लास में मैंने पूछा था तो देवज्ञ मुझे बताया गया था, बिल्कुल सही। जयानंद भारती की बात करें तो जयानंद भारती ने एक आंदोलन चलाया था, आपने उसका नाम बताना है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी वानी की जरूरत पड़ेगी, जयानंद भारती तुम जरा ध्यान दो। यशोधर मटपाल की बात करें तो वेद व्यास के नाम से यही जाने जाते हैं, आंसर तो ये रहा। विद्यासागर नोटियाल की बात करें तो यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे, मोहन गाता जाएगा ऐसा कुछ करके भी है, यमुना के बागी बेटे, और एक और मेरे को याद आ रही थी अभी, यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे, और एक और इनकी थी गाता जाएगा, और एक और याद आ रही है अभी कोई दिमाग में नहीं आ रही, आंसर हो जाएगा यशोधर मटपाल, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अगला देखेंगे, लाल सांगा किस स्थान का प्राचीन नाम है, बिल्कुल लाल सांगा, ठीक है, तो ये तो आपने बताना ही है। तब तक मैं अल्मोड़ा की बात करूं तो आलमनगर याद आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। नैनीताल की बात करें तो छकाता याद आ जाता है, ठीक है। चमोली की बात करें तो यस लाल सांगा इसका प्राचीन नाम है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन को समझना और अगले क्वेश्चन को करना। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, ठीक है। गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन करना है दोस्तों, डालियों का दगड़िया चंडी प्रसाद भट्ट और मैच द, ये मैच है, ठीक है ना, गलत बस बताना है। तो यहीं पर शुरू करते हैं। पहले मैं डालियों का दगड़ा बता दूं आपको, ये 1970 में स्टैब्लिश हुआ, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं 1970 में, ठीक, इसकी बात हो रही है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा ये भी 1970 में, और उत्तरांचल उत्थान परिषद 1988, दसोली ग्राम स्वराज 1964, ठीक। अब यहाँ पर जो है दसोली ग्राम स्वराज ये चंडी प्रसाद भट्ट ने ही करी है, किसने स्थापना करी है, तो आप कहेंगे कि सर चंडी प्रसाद भट्ट ने जो है स्थापना करी है। आगे आते हैं, चलो अगला देखो, ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है, ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर पुस्तक के लेखक कौन है, तो बड़ी फेमस किताबें हैं, जॉन गौरे, और प्रीवियस ईयर पेपर है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, आपको लगातार पढ़ना है, याद करना है। अगला आ जाओ, टिहरी प्रशासन में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता है, टिहरी प्रशासन में राज्य का सर्वोच्च मंत्री कौन होता था, तो कौन होता था, मुख्तार होता था, कौन होता था, मुख्तार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा की मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियां सती हो गई, किस राजा की मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियां सती हो गई, बड़ा फेमस सवाल है। शाम शाह की, किसकी, शाम शाह की रानियां जो थी वो जो होगी सती हो गई, ठीक है। महिमान शाह की बात करें तो 44वां राजा था, ठीक है। महीपत इसका जो सेनापति था उसका नाम नंदी था, ऐसे याद रखना। महीपत शाह 46वां शासक था, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा का काम चल जाएगा। चलो आ जाओ आगे फटाफट, अगला देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। अगर गलत युग्म की बात करें तो पृथ्वीपति शाह, कर्णावती, संरक्षिका की बात है, राजा संरक्षिका। सवाल आते हैं, सवाल 1 है, बढ़िया हो जाएगा। प्रदीप शाह बिल्कुल कनकदई, कीर्ति शाह नेपोलिया नहीं, ठीक है। फतेह शाह कटौची देवी, कीर्ति शाह इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है, बाकी सब सही मैच है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए गुलेरिया, क्या होना चाहिए, रानी गुलेरिया इसका आंसर होना चाहिए,
ठीक है, रानी गुलेरिया इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चीजों को समझते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, हमें लगातार कंटिन्यू ऐसी सीरीज करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि आप देखते हैं, आपको चाहिए भी पेपर, आपको वो चीज़ चाहिए भी, लेकिन उसके लिए आप सपोर्ट नहीं करते। ये भी एक समस्या है। ठीक है, हर किसी का अपना अपना, कर भला तो हो भला वाले थ्योरम पर तो आपको पता ही है कि दुनिया चल रही है इस विश्वास के साथ। तो अगर कर भला तो हो भला, तो हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका काम चल रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहे में मदद मिल रही है, तो आपको भी लाइक करना बनता है। बाकी तो ठीक है, सबको सब देख रहे हैं। उनके बने ऊन से बने जूते जिन्हें बांखे कहा जाता है, किस जनजाति द्वारा पहने जाते हैं? ऊन से बने जूते, तो देखो सीधा आंसर हो जाएगा भोटिया, भोटिया जनजाति। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो भैया जनगणना के अनुसार सबसे पहले थारू आती है, फिर जौनसारी आती है, फिर बोक्सा आती है, फिर भोटिया आती है, और फिर सबसे अंत में राजी आती। क्या? जनगणना के अनुसार, मतलब इनकी जो जनगणना 2011 थी उसके हिसाब से इनकी संख्या का एक आंकड़ा है। यहाँ पर बांखे जो जूते पहने जाते हैं वो किसके द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। किताबें ऐसा बताती हैं। आगे आ जाओ। नवविवाहिता कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर तत्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य है। कई बच्चे इसमें खड़िया नृत्य या कुछ इस तरह का नृत्य, खाड़िया नृत्य ढूंढ रहे होंगे, वो ऑप्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा झूमेलो नृत्य। कौन सा हो जाएगा? झूमेलो नृत्य। ठीक है, स्वरों की बात करूं तो ये कैसा नृत्य है? ये एक युद्ध नृत्य है। कैसा नृत्य है? ये एक युद्ध नृत्य है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तर भारत का, बहुत प्यारा सवाल, उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दुगड्डा में है, कालागढ़, पैठानी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दुगड्डा आपको पता है कि ये पौड़ी में, कालागढ़ की बात करेंगे तो नैनीताल में, ठीक, और पैठानी की बात करेंगे तो कहाँ है? टिहरी में है। तो पैठानी टिहरी में पड़ता है, और यहीं पर क्या है? एकमात्र उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर है। गॉट इट। चलिए आइए आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौड़ी गढ़वाल जिले में थल नदी, कितना प्यारा सवाल है। इसको देखना कि इसको बनाते समय कितनी मेहनत लगी है। वन लाइनर तो कोई भी बना दे। थल नदी के मैदान में मकर संक्रांति के अवसर पर रग्बी की तर्ज पर आयोजित होने वाला मेला, जिसमें 7 खून माफ होते हैं, किसमें? रग्बी की तर्ज पर। अच्छा, तो आपने मुझे बताना है कि रग्बी फुटबॉल में, जो रग्बी फुटबॉल होता है, हालांकि रग्बी फुटबॉल नहीं होगा, रग्बी जो बॉल होता है, रग्बी जो गेम होता है, क्योंकि फुट का तो यूज कम ही होता है, रग्बी जो गेम होता है उसमें कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। इस मेले की बात यहाँ पर, जिसमें 7 खून माफ होते हैं, तो बच्चा जानता है कि गिंदी का मेला बोलते हैं। इसमें गेंद छीन के भागा जाता है। ठीक, अब इसमें खुड्डू का मेला भी वहीं होता है, कर्णावाश्रम भी पौड़ी में होता है, विंसर मेला भी, विंसर महादेव तो वहीं पर पौड़ी में ही होता है। इसको आप विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं समझना। आगे आओ जाओ। वर्तमान की कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 2, जिसका गठन पूर्व में 1797 ईस्वी में किया था, किसने किया था? कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन का तो हैदराबाद के निजामों ने किया था। कब किया था? 1797 में किया था। आ रही है बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर। रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी थी? ठीक है, किसने दी थी भाई? तो मोलाराम ने दी। क्या बात कर रहे हो कि सर मोलाराम ने दी थी? ठीक है, सुदर्शन शाह, चेतू और माणकू ये भी चित्रकार थे। सुदर्शन शाह की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि इन्होंने टिहरी को जो है अपनी रियासत का केंद्र बनाया। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, सुदर्शन शाह। चलिए आइए फटाफट अगले सवाल पे। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को देहरादून का सुभाष कहा जाता था? अच्छा, देहरादून का सुभाष, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से संबंध है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो बताता चलूं कि ये क्वेश्चन जो है भक्त दर्शन की किताब दिवंगत विभूतियां, जो किताब है अपने आप में, उसके व्यक्तित्व विशेष से लेकर के बनाया गया। खड़ग बहादुर इज द राइट आंसर। आ रही है क्या बात समझ में? राज्य में सीवर और सेफ्टिक वर्कर के लिए, कितना प्यारा करंट का सवाल है। राज्य में सिविल और सेफ्टिक वर्कर का जीवन सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना का नाम है नमस्ते योजना। लेटेस्ट है, करंट अफेयर का सवाल है। चलिए आगे आते हैं। उत्तराखंड में नीति आयोग की तर्ज पर बनाए गए सेतु आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो जैसे सेंटर में
नीति आयोग काम करता है। हमारे राज्य में कौन काम करेगा, तो सेतु। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि सेतु का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, होमवर्क वाला सवाल है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके और हमारे बीच में एक संवाद स्थापित होता है और पता चलता है कि आप कितने इंगेज होकर के देख रहे हो और साथ साथ आप आंसर बताने की कोशिश कर रहे हो। अगर इसकी बात करूं तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेतु आयोग के उपाध्यक्ष की बात हो रही, क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अध्यक्ष जैसे नीति आयोग में पीएम होता है वैसे यहाँ पर सीएम होता है। राजशेखर जोशी जो है वो सेतु आयोग के इस समय वर्तमान समय में जब आप और हम बात कर रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, जब मैं वीडियो यूट्यूब पे लेक्चर आएगा तो आपको चंद्रशेखर जोशी मिलेंगे। ठीक है, राजशेखर जोशी हो गया, माफ करना, राजशेखर जोशी, नॉट चंद्रशेखर, वो दुगड्डा मेरे दिमाग में चल गया। सतत विकास लक्ष्य की बात हो रही है, यानी कि एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये बहुत फेमस सवाल है, इजी सवाल है, नैनीताल इज द राइट आंसर होगा। और देखो जो बच्चे इसे जीएस के माध्यम से देख रहे हैं, उत्तराखंड के लिए देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पीसीएस के पेपर के लिए भी काम करेगा, क्योंकि जीएस उत्तराखंड की हो चाहे नेशनल जीएस हो, जो हमारा जनरल स्टडीज है वो वाला टॉपिक हो, वो ऐसे ही क्लियर होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 1962 भारत चीन युद्ध में वीरान हुए उत्तरकाशी के नेलांग और जादूंग गांव, ये बड़ा फेमस है, नेलांग घाटी भी पूछा जाता है, जादूंग गांव को भी पूछा जाता है, किस रूप में विकसित किया जा रहा है, तो इन्हें वाइब्रेंट विलेज के रूप में जो है विस्तारित किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप वाइब्रेंट विलेज पूरा प्रोग्राम देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अरुणाचल जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, फिर उनके जो सीमावर्ती गांव हैं, क्षेत्र हैं सीमा से लगते हुए, उनके लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक शुरू किया गया है, ताकि उन गांवों को विकसित किया जा सके, लोगों का सरकार के प्रति भरोसा जीता जा सके। क्या आपको बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन समझना और बताना कि ये को आंसर, इसका को आंसर क्या होगा, क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे सरल सवाल है, सबसे ईजी सवाल है, प्रीवियस ईयर है, पढ़ रहे होंगे तो आंसर बता दोगे। बताओ क्या 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? शुद्धो वाला देहरादून सर, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज। एक इंजीनियरिंग कॉलेज तो घुड़दौड़ी में भी है, कहाँ है? घुड़दौड़ी में भी है, ठीक है ना, ये भी याद रखोगे। आ रही है क्या बात समझ में? चलो चमोली में क्या है जी? चमोली में सर जड़ी बूटी शोध संस्थान है। क्या है सर? जड़ी बूटी शोध संस्थान है सर। चलिए आइए और बताइए। ठीक है, पिथौरागढ़, अच्छा पिथौरागढ़ का कुछ बता दो। तो बौराणी मेला एक बड़ा फेमस मेला है जिसमें हम गए भी थे, तो बौराणी मेला जो है यहाँ पर ध्यान देना। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है मेरे साथी? चलिए फटाफट से बताना, थोड़ा टाइम लगेगा। आसन कुल्हाल सही है, भिलंगना, अलकनंदा, भागीरथी। भागीरथी कोटेश्वरम या कोटेश्वर और अलकनंदा विष्णुप्रयाग, ये सही, ये सही। भिलंगना नहीं, मनेरी भाली, ये हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएगा। चलिए आगे। इस क्वेश्चन पर बहुत आराम से आप इसे देखना, फिर आपको समझ आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में कोई भी चीनी मिल या चीनी उद्योग नहीं है? हरिद्वार में है, उधम सिंह नगर में, देहरादून में, पर नैनीताल में नहीं है। ये तो नैनीताल में जो है लाल कुआं एक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो आप कहोगे सर लाल कुआं एक क्षेत्र है। और ये किस लिए जाना जाता है? तो आप कहोगे सर ये तो कागज के लिए जाना जाता है। ये किस लिए जाना जाता है? ये कागज के लिए, ये कागज के लिए जाना जाता है। हमें आ रही है बात आप लोगों को समझ में? उम्मीद है दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, आपके लिए अच्छा लगेगा अगर आपको, आपके कोई व्यूज़ हैं, कोई रिव्यू है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ फीडबैक भी ज़रूर देना दोस्तों। चलिए, सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? अच्छा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपको, सोना पानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस में स्थित है? बड़ा प्यारा सवाल है। जब तक मैं आपको ये सवाल बता रहा हूँ, आपको मेरी एक बात समझनी है ध्यान से, आंसर पर बता दे रहा हूँ। हम आबकारी का जब पेपर होगा, आबकारी के बाद आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम पर, हमारे ही चैनल के नीचे, हमारी वीडियो के नीचे उसका लिंक होगा, और आपको एक ग्रुप मिलेगा जो कट ऑफ डिस्कस करने के लिए ओपन ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोलना चाहता है, कन्वर्सेशन ग्रुप हम शुरू करेंगे जो अब तक उत्तराखंड में नहीं किया गया है। तो हम ये तैयारी करेंगे कि बच्चा एक दूसरे से जुड़े, उससे तैयारी का भी पता चलता है, चीज़ों का भी पता चलता है, दिमाग खुला रहता है और बच्चा जुड़ा रहता है। भविष्य में भी उत्तराखंड में काफ़ी सारी भर्ती है, तो आप तैयारी करते रहें। सोना पानी ग्लेशियर जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना और समझने की कोशिश करना, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ आ जाएगा। चलिए,
इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा फटाफट से, आसान सवाल है। तो हम थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर देते हैं जी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला बृहत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी सही। पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क है, यस राइट। इसका कुल क्षेत्रफल 826 है, नहीं ये गलत है। अगर ये गलत है तो आंसर हो गया ये। अब आपने क्या कमेंट करना है, आपने कमेंट करना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया क्षेत्रफल कितना है, जरा फटाफट बता दो। कॉर्बेट नेशनल पार्क का एरिया कितना है, ठीक है। हमारे यहाँ कितने नेशनल पार्क हैं, कितने नेशनल, अच्छा यहाँ नहीं, कितने नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क जो हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, आप कहोगे 6 नेशनल पार्क है। कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप कहोगे 7 है। तो ये थोड़ा सा पढ़ते हुए आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आइए। अल्मोड़ा जिले में झिरोली प्रसिद्ध है। आप में से बहुत सारे बच्चे झिरोली और चंडाक क्षेत्र, चंडाक कहाँ है तो पिथौरागढ़ में है, ये याद रखते होंगे। झिरोली की बात करें तो देखो इसके आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से 2 हो सकते हैं, हमने पेपर में बना दिया। उसके बाद हमें लगा कि एक तांबा भी आंसर हो सकता है और एक मैग्नेसाइट भी आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, मैग्नेसाइट भी। तो प्यारे साथियों इसके आंसर जो होने चाहिए थे वो दोनों होने चाहिए था। अगर आपने दोनों में से कोई एक भी किया है तो वेरी गुड। मैग्नेसाइट इनमें सबसे फेमस है, मैग्नेसाइट पहला आंसर होगा और तांबा 2। तो जो भी आंसर करें वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे। उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो सीड स्टेट सीट शीड शीड बीज वाला, ठीक है, बीज वाला सर्टिफिकेशन 2001, कब 2001, एकदम छाप लो, याद रहने वाली 2001 की बात हो रही है, एकदम यही आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं इसका और आपको एक चीज बता दूं, चलो अभी रहने देते हैं, बाद में बताएंगे। आगे आते हैं। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि, अगला क्वेश्चन है 33। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है, सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है, बहुत पुराना सवाल, प्रीवियस ईयर, सीधा सीधा। क्योंकि देखिए पेपर के लिए जरूरी कि कॉन्फिडेंस, और इस पेपर में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तालाब क्षेत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। काठ गोदाम, काठ गोदाम, इसको ऐसे कर जी। काठ गोदाम किस नदी पर के तट पर बसा है प्यारे बच्चों, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो काठ गोदाम हो, किस नदी पर है, गोला नदी पर है। किस नदी पर है, गोला नदी पर। अच्छा, नैनीताल में एक मंदिर है, मंदिर का नाम नीम करोली बाबा जी का जो मंदिर है, वहाँ पर एक मंदिर में अभी दिमाग से निकल गया, एक मंदिर है वहाँ पर जो कोसी नदी के तट पर है, कोसी नदी के तट पर है ना। अगर वो याद आए तो बताना। गर्जिया देवी मंदिर, अब तो मुझी को याद हो गया। मैं पूछना चाहता कि गर्जिया देवी मंदिर किस में है, और मुझी को मैं भूल गया दिमाग से। वो ऐसा होता है ना, कैमरा लगा होता है इधर स्क्रीन, तो भूल जाते हैं कभी कभी, वही भूल गया, इसलिए मैं नहीं पूछ पाया। चलो कोई बात नहीं, कोसी नदी के तट पर है, ऐसे याद कर लेना। आगे आ जाओ। रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है कौन सा कथन गलत है। या जनपद चमोली में एक लोक महोत्सव है, एक लोक उत्सव है, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, गलत है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। बस, तो ये देखो, ये तो हो गया सही आंसर, ये तो हमने बता दिया, बाकी 3 इन्फॉर्मेशन सही है। आपने क्या बताना है, यूनेस्को विश्व विरासत घोषित किया गया कब, कब किया गया, तो बस ये बताना है और लगे रहो, हो जाएगा मामला सेट। चलिए, अच्छा एक और बात मैं कहूंगा, अगर कभी भविष्य में आपको ऐसा लगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप यूके जा रहे हो, लेकिन आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो दोस्त ये नंबर पर मैसेज करना और लिखना कि सर मेरा डीवी है, मुझे बता दीजिए क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ से मिलेंगी। अगर कोई बता नहीं पा रहा है, आप किसी ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हो, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा डिटेल में कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कागज क्या चाहिए होते हैं, कब क्या, कहाँ पर अगर आप लैग कर रहे हो तो वहां पर क्या दिक्कत आएगी, वो कैसे सॉल्व आउट आप कर सकते हो, तो वो सारी जानकारी मैं दूंगा, अपने अनुभव से आपको समझाऊंगा कि कैसे चीजें होती हैं। आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, सबसे कम दशकीय दर वाला जिला कौन सा है, तो पौड़ी है। कौन सा है, पौड़ी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, युवा गृह रंग या बंग की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो देखो इसका जो आंसर है वो है भोटिया, वो इसका आंसर है भोटिया जनजाति। आ रही है क्या बात समझ में। चलिए इसके बाद देखेंगे भाई, निम्न में से किस स्थान पर हाल ही में प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, तो ये कहां पर मिले हैं, बड़ा प्यारा सवाल है और उसको आराम से करेंगे। बैरीनाग, बैरीनाग कहां पड़ेगा, पिथौरागढ़ में। मंदिरों का समूह है, 124 से ज्यादा मंदिर समूह यहाँ पर हैं अल्मोड़ा में। सुई चंपावत में एक जगह है, थराली चमोली में है, थराली काफी खबरों में रहता है, और जागेश्वर तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जागेश्वर को आप उत्तराखंड का खजुराहो कह सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही मंदिर समूह के मामले में, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। पौड़ी में बन रहे तारामंडल को
किसका नाम दिया जाएगा? किसका नाम दिया जाएगा? CDS विपिन रावत का। CDS विपिन रावत का तारामंडल कहाँ बन रहा है? तारामंडल पौड़ी गढ़वाल में बन रहा है। आगे आ जाओ। हाल ही में पर्वतारोही परवीन राणा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाया, उनका संबंध किस जनपद से? बहुत ही शानदार सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे? परवीन राणा। और ये तो आप जानते ही हो कि लगभग लगभग जो पर्वतरोही आते हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और वो है उत्तरकाशी। अभी कुछ टाइम पहले एक और नाम था सविता कंसवाल जी। कौन था? सविता कंसवाल। अगर सविता कंसवाल एक बढ़िया नाम था तो भैया मतलब एक पर्वतरोही थी और वो उनका जो द्रौपदी का डांडा था उसमें उनका देहांत हो गया। उसमें वो जो था उस आपदा में जो अचानक से वो जो ग्लेशियर थे वो टूटे, तूफान हुआ तो उसकी वजह से पर्वतारोही चली गई, वो भी उत्तरकाशी जनपद से आती थी। उम्मीद है यहाँ तक आपको उत्तराखंड के 40 सवाल अच्छे लगे होंगे। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं अगर समझें तो जो सवाल क्वेश्चन हैं वो अब हिंदी के शुरू होंगे। हिंदी का खेल खेला जाएगा। मात्र कितने मार्क्स का? बोलो 20 नंबर का। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, आराम से कर लो। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ज्यादा है। यहां पर है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। रेखांकित शब्द ये लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? देखो, जब विशेषता की भी विशेषता बताई जाए तो वो पराविशेषण कहलाता है। बात हो गई जी है ना। चलिए, हेतु हेतु मद भूतकाल, यदि तो ऐसे शब्द आते हैं। यदि ऐसा होता तो मैं वैसा करता, तो मैं वैसा करता। ये है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इस पर बात करेंगे। यदि इस बार वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, ये तो होगा। यदि मोहन घर चला जाता तो काम नहीं सही हो जाता, ये सब तो होंगे। पर ये जो है वाक्य नहीं होगा। ये था क्वेश्चन, तो हो गया आंसर। आ रही है क्या बात समझ में? पढ़ना और सही कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? संबंध सूचक की बात यहां पर हो रही है। वह मेरे घर के पीछे रहता है, हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है, माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। तो यहाँ पर यह काम पहले करना चाहिए था। यहीं पर बात बन जाएगी। 43 का डी हो जाएगा। 43 का डी हो जाएगा आंसर। आगे आते हैं। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन सी हैं? ठीक है, पश्चिमी की दो बोलियां कौन सी है? तो देखो, जब हम पश्चिमी हिंदी की बात करते हैं तो एक कोड बड़ा है, आपने पढ़ा होगा, कब कब है, कब कब है। बस यहीं पर आप हो जाओगे। तो भैया यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली। आपने बताना है कि खड़ी बोली और बुंदेली के अलावा यहाँ पर कौन सी और अन्य 3 भाषाएं होंगी। चलो आ जाओ। निम्न में से महाप्राण वर्ण, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण की बात अगर हम करेंगे तो देखो, जो स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन 25 है, उसमें से 2 और 4 का कॉम्बो तो आपको याद ही रखना है। ज़्यादा ऊपर लिख दिया। चलो इसको सही कर लेते हैं साथियों। 2 और 4 में इसको मैनेज कर लेते हैं। 2 और 4, ठीक है। तो भैया खा और घ जो है वो हो जाएगा महाप्राण ध्वनि। आगे आए। निम्नलिखित में से किस शब्द में रा का पदेन रूप है? देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन वाली पीडीएफ में थोड़ा गड़बड़ गया होगा ना तो उसको सही कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि क्रम हो रहा है। हालांकि हमने जो पेपर बनाया था उसमें जो था यहाँ पर ये वाला जो था ये ऐसे होना था, आर्द्र, ठीक है। तो अगर रा का पदेन रूप की बात करें तो ये वाला रा भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है। तो आंसर होना चाहिए था ए और बी, ठीक। अगर इस पे मात्रा होती तो, मात्रा नहीं है तो आंसर हो जाएगा ये। पदेन रूप ये वाले होते हैं, नीचे वाले, ये सिंगल वाला जैसे क्रम में लगा है, ये वाला जैसे ऐसे लगा है। जब हम किसी शब्द में इस तरह से लगाते हैं कार्य, तो इसे बोलते हैं रा का रेफ रूप। क्या बोलते हैं? रा का रेफ रूप बोलते हैं। यार ये बात समझ, थोड़ा सा समझाने के लिए तो समझा दिया। आगे आते हैं। आगे देखो, वसुदेव शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वासुदेव शब्द का तो वसुधा धन ईव हो जाएगा। फिलहाल डायरेक्ट ले लो, बाद में समझाएंगे इसको। आगे देखना, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आने से पहले जो शब्द होता है उसमें लग करके कुछ परिवर्तन कर दे। तो ये तो सीधा दिख रहा है, उपकार, उपधनकार, लाभदायक, दायक और लाभ, पढ़ाई, ये तो नहीं, अपनापन, ये भी नहीं। चलो पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ और अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा।
जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब तीसरा ही अर्थ बन रहा होता है, वह कौन सा समास है? तो वह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जब उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो, और ये इंद्र तो कुछ होता ही नहीं है, क्या लिखना चाहिए? चलो, घूसर शब्द का पर्याय क्या है? घूसर शब्द का पर्याय क्या है? अश्व है क्या? गर्दभ है क्या? मच है क्या? क्या है? तो भैया यहाँ पर ये पर्याय जो है वो है गर्दभ। ठीक है, चलिए आ जाएगा अगला। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है कथित, कहावत, कटुभाषी, पुनरुक्ति। सही, कथित मतलब जो कहा गया है, कहावत मतलब जो कहावत चली आ रही है, कटुभाषी मतलब बेकार बोलने वाला, पुनरुक्ति मतलब हो जाएगा प्यारे साथी बार बार कहना किसी हुई बात को, कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति। आगे आ जाओ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है कायरतापूर्ण व्यवहार करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझाना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ये वाला बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। आगे देखना, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युगम में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो गोमय गोबर तत्सम तद्भव, क्षीर खीर तत्सम तद्भव, सपत्नी सौत तत्सम तद्भव, पर्यक पटरी ये नहीं है, तो पता नहीं क्या है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? पर्यक पटरी। ठीक है, आगे देखेंगे। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता वही आपका उत्तर है। सजा आता है, शक्ति, सेना, बल। शक्ति आता है, सेना आता है, बल आता है, सजा नहीं आता, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलेंगे आगे। क्वेश्चन को पढ़ना और तब आंसर करना। सुमन किस उपन्यास की पात्र है? तो साहित्य से सवाल है। सेवा सदन, सेवा सदन किसका है? गोदान, निर्मला, नमक का दरोगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे तो ये मुंशी प्रेमचंद के आपको सारे के सारे उपन्यास दिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। कमल, चंद्रमा, शंख कपूर का निम्न में क्या अनेकार्थक शब्द है? वन, पतवार, पानी और अब्ज। तो जरा फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसकी बात करूं कि 56 आप देख रहे हो, 56 में वन है, पानी है, अब्ज है, किस चीज के बारे में ये सवाल है? तो बिल्कुल जितने भी बच्चे जा साउंड को समझ पा रहे होंगे वो इस चीज को आराम से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युगम देव देव को प्रदर्शित करता है? भाग्य कुटुंब है, भाग्य देवता है, देने वाला शक्ति देवता और भाग्य की बात यहाँ पर हो रही है। 57 की बात करेंगे तो देवता और भाग्य जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे आइए, दिए गए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा चुनिए। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। जहां नारी की पूजा होती है वहां चुनिए जातिवाचक। अच्छा, पूजा और वास, नारी वहां जहां नारी और देवता, देवता और वास। नारी भी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें समस्त नारी है, और देवता भी एक वो है। इसमें अगर हम देखेंगे तो नारी और देवता। चलो ठीक है, आगे आइए फटाफट। हाँ, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति आती है प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसको आराम से पढ़ना, आप तभी इसको कर पाओगे, ऐसे आप इसको नहीं कर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो घी खतियो बोडियो माँ गढ़वाली लोकोक्ति का अर्थ है। घी खतियो बोडियो, सभी को अपना घर प्यारा होता है, हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना, भारी भ्रम हो जाना। घी खतियो बोडियो माँ, देखो हानि जैसा लगने पर भी हानि ना होना कि घी गिर गया पर ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ हुआ हो, तो बस बोडियो माँ आगे आप इसको कर लेंगे, क्योंकि गढ़वाली करने में समस्या तो बहुत आती है दोस्तों, वो भी पढ़ने वाली, बोलने वाली, बात करने वाली तो चल जाता है। ठीक, चलो अगला। लाल कुंवरी का 32 चौकीदार, ये भी एक गढ़वाली आतंकुत पहली का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर है दांत और जीभ की ये बात हो रही है, दांत और जीभ की, कि लाल कुंवारी जो जीभ होती है, टंग होती है, वो 32 दांतों के बीच में है, उसके 32 चौकीदार। अब यहाँ से जीएस खेलेंगे, जीएस को आराम से करेंगे, आपको समझाते हुए कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? लेकिन तब तक आपने क्या करना है, अगर आपने अब तक सेशन लाइक नहीं किया है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको यहाँ पर हर अपडेट भी आयोग की मिलेगी विश्वसनीय तरीके से, और आपको पेपर, एग्जाम, पर्सपेक्टिव जो भी आप पूछना चाहोगे उसकी जानकारी पूरी मिलेगी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? आउटपुट युक्ति की बात हो रही है। ड्रम पेन प्लॉटर ये तो है, ईयरफोन्स ये है, सीआरटी मॉनिटर, डिजिटल कैमरा इज नॉट द आउटपुट यूनिट, ऐसा आंसर की में बताया गया है। आगे आ जाओ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या प्रयोग में लाया जाता है भाई? माउस लाया जाता है। आगे आओ फटाफट।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी इज द राइट आंसर। एमबीटी ने एक और काम किया था जिसमें इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो इसकी बाजार जो व्यवस्था है, इसकी जो बाजार व्यवस्था है वो बड़े काम की चीज़ है। जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो शुरुआती अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। फिरोज तुगलक की बात करेंगे तो 300 से ज़्यादा नगर इसने बसाए थे। ठीक है, नगर बसाए थे, जिसमें इसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था। ठीक है, उसके नाम पर इसने नगर भी बसाया था। चलो आ जाओ फटाफट। दास विभाग की भी स्थापना करी थी इसने। क्या करी थी? दास विभाग की स्थापना करी थी। यार ये बात समझ में आइए आगे। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? बाजार संतुलन की अगर मैं बात करूं तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों के द्वारा। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस जब इक्विलिब्रियम में रहती हैं, मतलब माफ करना, इसमें जो मांग है, डिमांड और सप्लाई में गुड्स लिख दिया, डिमांड और सप्लाई जब बराबर रहती हैं तो बाजार संतुलन में रहता है। बहुत बेसिक सवाल है इकोनॉमिक्स का। आगे आइए। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? बात करें कि भैया देखो 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, 2 3 4। तो ये जो 2 3 4 हैं ये याद रखना आप, WCW। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और वेलेजली। तो वॉरेन हेस्टिंग्स था दूसरे युद्ध में, दूसरे एंग्लो पहले वाले में कोई। ठीक है, चलो आ जाओ अगला। देखो, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? क्योंकि भाई उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, राजाओं ने आमंत्रित किया था उन्हें। उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। इसका आंसर है ए, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। ठीक है ना, चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे, इसलिए वो भारत की यात्रा कर रहे थे। अगले सवाल पर चलते हैं ताकि चीजें और अच्छी से समझ आए। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में। कब लिखी गई है? देखो, जो 1929 की महामंदी थी, अमेरिका में महामंदी आई थी, J.M. कीन्स एक नाम था, J.M. कीन्स। तो J.M. कीन्स साहब ने ये लिखी थी। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आएंगी चीजें। चलो आगे आ जाओ फटाफट। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत है? तो बिल्कुल ये यूएनओ की बात कर रहा है, वही यूएनओ जो कब स्टैब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत थे? तो 7 सिद्धांत थे, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ फटाफट और समझेंगे। बुलसाई किस खेल में प्रयुक्त है? एक मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले, बुलसाई ऐसा सांड की आंख करके कुछ आई थी। तो बस बुलसाई को आपको ढूंढना है कि वो शूटिंग से संबंधित है। आगे आते हैं प्यारे साथी। राज्य के लिए, देखो पॉलिटी का सवाल है, राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार पूछा है, बड़े आराम से सुनना। राज्य के अगर मामले में बात करेंगे तो हाई कोर्ट होता है। कौन होता है? हाई कोर्ट। ठीक है, चलो आ जाओ। याचिका की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान देना है। मूंगे की चट्टान के लिए संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया गया? समुद्री पार्क बनाया था कच्छ की खाड़ी को। किसे बनाया था? कच्छ की खाड़ी को। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। आ जाओ अगला है 1854-56 में क्रीमियन युद्ध, क्रीमिया क्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया वो किन देशों के बीच लड़ा गया? आंसर है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। आगे चलते हैं। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो बिल्कुल इस शब्द को जानना जरूरी है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहाँ पर टेरा रोसा लाल भूभाग, वहाँ के लाल भूभाग क्षेत्र को टेरा रोसा कहा जाता है। ठीक है, एक मृदा का क्षेत्र है ये, और मृदा का वो क्षेत्र जो लाल भूभाग के लिए जाना जाता है। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे चलते हैं और चीज़ों को और गहराई से समझते हैं। राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? अगर हम राज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, अध्यादेश की शक्ति किसमें है? आप कहेंगे आर्टिकल 213 में है सर। तो राज्य विधानमंडल का काम हो जाएगा। कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह। आपने बताना है कि ये सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक, संथाल विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो 1800
57 58 1859-60 के बीच में शायद। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसको पूरा करना है। यहाँ से कुछ सवाल रीजनिंग के हैं। कल या परसों से पीसीएस के लिए सी सेट की क्लासेस यानी कि रीजनिंग की क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर मिलेंगी। सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, पहले भी वो कई सारे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उससे आप मैथ्स की क्लास भी हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं साथी। अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ तो बड़ा प्यारा सवाल है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपने ये फिल करना है। देखो 5 और 2 7 करोगे, 7 और 5 7 और 5 और 7 12 करोगे, 12 और 7 19 करोगे, 19 और 12 31 करोगे, 31 और इसको जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कुछ 19 और 31 तो 20 ही जोड़ दो तो 30 और 20 50 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आंसर, जोड़ जोड़ के चल रहा है। ठीक है, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 12 और 7 19 हो गया। ऐसे आगे आते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादा सही आया होगा, है ना। पेपर में हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हो। देखो जब इन दोनों नंबरों को देखोगे तो ये बनेंगे 14, इन दोनों नंबरों को देखोगे तो बनेंगे 14, इन दोनों नंबरों को देखोगे तो बनेंगे 14, और अगर यहीं पर देखा जाए तो इसको भी क्या बनाना है 14, तो आंसर हो जाएगा 10। ये इस तरीके से आपने देखना है। आगे आते हैं, सुपर 79 सुप्रीम 97। चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, अगर आप इसको जोड़ के करोगे तो ये हो जाएगा। जैसे आप देखो सुपर लिख रहे हो ना, तो देखो सुपर लिखा यहाँ पर SUPRE, 79 हो गया ना, RE तो है ही, सुपर RE यहाँ पर। ठीक है, ME। अब इसमें 79 में 13 प्लस करो और 5 प्लस करो, 13 और 5 मतलब 18 और प्लस करना है। तो जब आप 18 प्लस करोगे तो ये मिल जा रहा है। तो यानी कि हर नंबर को आपको ऐड करना है। जैसे L को 12 ऐड करना है, एक को 1 ऐड करना है, B को 2 करना है, O को 15 करना है, U को 21 करना है और R को 18 करना है। तो अगर आप ये करोगे तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। जैसे 18 और 2 20 हो जाएगा, 20 और 20 40 हो गया, 20 और 20 21 यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, 18 2 ये तो हो गया, 20 से जुड़ लिया, 15 और 12 चलो ठीक है, 5 और 6 18, ठीक, 5 16 इसे ले लो, 15 और 1 16, 16 और 4 आप जोड़ेंगे तो 20, 20 और 8 28, तो 28 ये हो गया। तो आई थिंक 9 ये हो गया, 2 4 6 69, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आसान था, बिल्कुल एकदम समझ आया होगा। आगे देखो, चलो ये क्वेश्चन जो है इसको देखना है आपने कि कैसे किया गया है ना। यह आंसर है 30 का, यानी कि इसमें कुछ तो ऐसा किया गया होगा जो ये 30 बन जाए, और 5 और 2 10 और 5 4 जो 20, तो बस ये 10 बना लो, ये 20 बना लो, हो गया। 7 3 21, 2 एकम 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, 8 और 4 8 चौको 32, 10 हो जाएगा तो 42 हो गया। तो 6 दूनी 12 और 4 3 12, 24 इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलो उम्मीद है कि समझ आया होगा, आसान ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा चलिए, ये देखो कैलकुलेटिव थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा तो नहीं, आप समझ लीजिएगा। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी और 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, तदनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था। ठीक है ना, तो इसको करेंगे, उसने चौथा जन्मदिन मनाया, क्यों? क्योंकि देखो 29 जो फरवरी है वो 4 साल में एक बार आती है, इस तरीके से आपने इसे करना है। 1996 इज द राइट आंसर, निकाल लेना, नहीं समझ आएगा बाद में बता देंगे। आगे आना, एम्पलीफायर को कूट भाषा में ये लिखा गया है, क्वालिजाई को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर करते हैं। देखो इसका आंसर करने का एक और तरीका मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, कोडिफाई करना है। जैसे देखो यहाँ पर ये 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, फिर M 13 होता है, यहाँ ये 15 हो रहा है तो प्लस 2 हो रहा है, P के बाद P होता है 16 प्लस 2 हो रहा है। तो इस तरीके से करते जाओगे बात बन जाएगी। यहाँ R 18 होता है, ये T 20 है, प्लस 2 हो रहा है। तो इसी तरह से 2 प्लस करना, 17 और 2 19 हो जाएगा, मतलब ऐसा आ जाएगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये बाहर, ये बाहर। 7 2 9 होता है तो I हो गया, I हो गया, G भी हो गया। यहाँ पर तीसरे शब्द में देखेंगे तो देखो L के बाद 2 प्लस करोगे तो M तो नहीं होता, L के बाद 2 प्लस करोगे तो L होता है, तो ये हो गया सिग्नल, इसका राइट आंसर 81 का डी। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन दिख रहा है पहले आपको, देखो ये क्वेश्चन देखो दिख रहा है, पहले भी कराया आपने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन के नाम से आप इसे कमेंट करना कितना है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो के पेपर में आया था और खूब बच्चों ने इसका आंसर दिया है। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो बस जिस कमरे में बैठ करके तुम ये कर रहे हो उसी को क्यूब मान लो, उसी को डाइस मान लो। अगर उसको तुम उस कमरे को डाइस मान लोगे तो बस क्या समझना है, 4 ऊपर है मेरे भाई, 1 और 2 यहाँ पर है, 3 और 6 यहाँ पर है। बस इस तरीके से कर दो, क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलो आ जाओ, अगला देखेंगे।
बोर्ड मास, जिसे बोर्ड मास का ज्ञान है उसके लिए 1 मिनट का सवाल है। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से ये बच जाएगा 20, 20 बचेगा प्लस 100 रह जाएगा ब्रो। इसको माइनस करा 10 इंटू वो करोगे तो ये हो जाएगा 1000। अब 1000 में से 100 घटा लो, 900 हो जाएगा, और 920 इज द राइट आंसर। 920, 980 तो नहीं होगा ना, 900 920, ठीक है। 83। चलो आ जाओ अगला देखो। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष स्टार्ट किया? बहुत बढ़िया सवाल है, 1582 सीधा आंसर है। देखो एक तो दीन इलाही है, दास प्रथा का अंत किया इसने, दास प्रथा का अंत किया इसने, मनसबदारी प्रथा स्टार्ट करी, मनसबदारी, इसने दीन इलाही, इलाही संवत स्टार्ट किया इसने, इलाही संवत स्टार्ट किया, ये भी आपने पढ़ना है, ठीक है। एक दो चीज़ें और हैं दास प्रथा के, इबादत खाना बनाया, इबादत खाना, इबादत खाने की स्थापना करी, ठीक है, इबादत खाने की स्थापना इसने करी थी। तो ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? चुनार दुर्ग कहाँ है तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में है, जहाँ शेरशाह सूरी रहता था 1536 में, 1536 में था शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी पर आक्रमण किया था हुमायूं ने, मतलब वो वहाँ की बात है। आगे आ जाओ। मराठा साम्राज्य के प्रांत का प्रशासनिक विभाजन के संदर्भ में गलत है, गलत बताना है। मराठा साम्राज्य अष्टप्रधान व्यवस्था तो आप सभी जानते हो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। महाल को राज्य कहते थे, सही है। परगना को प्रांत कहते थे, सही है। मौजा गांव के समूह को कहते थे, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं तरफ को गांव नहीं बल्कि तरफ को कहते थे जिला, क्या कहते थे? जिला कहते थे, गांव नहीं कहते थे। बाकी सब मैच हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे देखते हैं फटाफट। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले यात्री को में कौन सा या कौन से यात्री पुर्तगाल से नहीं आए थे? तो कौन से पुर्तगाली नहीं थे? बड़ा प्यारा सवाल है। नूनीस पुर्तगाली था, डोमिनिक पायोसो बारबोसा। जो निकोलो डी कॉन्टी है, निकोलो डी कॉन्टी, ये पुर्तगाल से नहीं था। ये कहाँ से था? तो सर ये इटली से था। सर कहाँ से था सर? इटली से था सर। चलिए सर आइए सर आगे। निम्न में से कौन सा एक मुगल कालीन इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? दीवाने आम है, सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल है, और ये बौद्ध वास्तुकला का उदाहरण है, लेकिन अकबर का मकबरा वहाँ पर नहीं है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद है। गॉट इट। चलिए आगे फटाफट। रिंग ऑफ फेंस की नीति, या इसको आप कहते हैं साथियों, इसको आप कहते हैं, अरे यहाँ पर रिंग ऑफ फेंस की नीति, इसको कहते हैं घेरे की नीति। क्या कहते हैं दोस्तों? घेरे की नीति। क्या कहते हैं? घेरे की नीति, ठीक है ना। इसमें एक स्टेट को बफर स्टेट बनाया जाता था, इस तरीके से स्टैब्लिश किया गया था। तो रिंग ऑफ फेंस की नीति का जो संबंध है वो किससे है? वो है वॉरेन हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स वही जो सेकंड मैसूर युद्ध में था, ठीक है। इसके टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ये पहला गवर्नर जनरल था, कहाँ का? तो आप कहेंगे सर बंगाल का था, बिल्कुल। तो बस इसी तरीके से समझना। आ जाओ। 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक किसने लिखी है? पूरी का नाम समझना। इसका आंसर है अशोक मेहता। जब तक आप करते हो मैंने बता दिया। एक किताब है केवल 1857, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है एस.एन. सेन ने। बड़ी फेमस है बात है, किताब भी फेमस है, व्यक्ति भी। सरकारी इतिहासकार थे 1857 के। गॉट इट। आ रही है बात समझ में? चलिए दोस्तों साथियों, अगर आप अब तक सेशन देख रहे हो और अब तक आपने लाइक नहीं किया है, भाई यार बहुत मेहनत लगती है बनाने में, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। शेयर आप करो ना करो बट लाइक करना, कोशिश करना कि आप, है ना, अपना कमेंट बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है, कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में, बहुत फेमस है सुनामी वार्निंग सेंटर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए आइए। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमण, इर्द गिर्द एक परिक्रमण करने में, परिक्रमा की बात यहाँ पर हो रही है कि अगर ये सूर्य है तो भैया इसके चारों तरफ जो घूमना है, निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? चारों तरफ घूमने में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो आपको तो पता है पृथ्वी तो कितना टाइम लेती है? पृथ्वी तो 365 दिन लेती है, मतलब 1 साल। शुक्र कुछ 250 दिन, 287 244 या 287 के आसपास लेता है। मंगल 600 दिन के आसपास लेता है, मतलब लगभग 2 साल मान लीजिए। बृहस्पति जो है वो लेता है 12 वर्ष लेता है, 12 वर्ष लेता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न कौन सा एक सही नहीं है? इसकी अगर मैं बात करूं तो कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्र विज्ञान दिवस 8 फरवरी, थल सेना 15 जनवरी। झंडा दिवस 7 नहीं होता। झंडा दिवस कब होता है? तो आप मुझे बताएंगे कि झंडा दिवस 7 दिसंबर को होता है, ठीक है सर। चलिए अगला देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ओहो, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाई चार्ट की फॉर्मेट में लिया गया सवाल है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख, गॉट इट। यहाँ से आप इसको समझना। इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं सवाल को।
इसमें पूछा गया कि भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्च का अनुपात कितना है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, भोजन और दवाओं पर चलते हैं। तो आपको बस भोजन और दवाएं याद रखना है, भोजन और दवाएं, ये रहा भोजन और दवाएं। उम्मीद है स्क्रीन पर आ गया क्या? हाँ, भोजन ये दिख रहा है आपको, इस पर बात हो रही है, इस पर बात हो रही है भोजन। ठीक है, थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ, ये लो, ये भोजन है और ये दवाएं हैं। अब इस पर आप समझना, देखो यहाँ यहाँ पर ही करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 30:12%। इस 12% को आप क्या बना सकते हो? तो 12 दूनी 24, एक 25, 25/2 इंटू 100, 25 चौको 100 हो गया मेरे प्यारे साथी। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 1/8। ठीक, अगर 1/8 हो जाएगा, परसेंटेज 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8×3 = 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर 12/5 आ रहा था। भोजन और दवाओं पर, तो भोजन और दवाओं पर कितना खर्च होगा? 25/2 और परसेंट में ऐसा। तो इसको करेंगे कुछ इस तरीके से, देख लेंगे इसको कैसे करेंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, आज दिमाग थक गया है दोस्तों। 12/5 कर लेते हैं फटाफट आंसर। ठीक है, अभी बता दूंगा बाद में, मैथ्स में कराता नहीं हूँ वैसे, मैथ्स के लिए दूसरे सर हैं, लेकिन फिर भी चलिए आइए। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसकी आपको क्या बतानी है? इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज वैसी होती है जैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, जैसे बन रही होती है बिल्कुल वैसे ही बनती है। ऐसे ध्यान रखना, कुछ ऐसे ही ये बनती चली जाएगी कि इधर की तरफ से बना और इधर की तरफ से ऐसे करके ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे करके ये ऐसे बन जाएगी, कुछ ऐसे बनेगी। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको वृत्त व्यायामियों का वर्ग, वर्ग लंबे व्यक्तियों का और त्रिभुज बैंक अधिकारियों का है। कौन सा वह खंड है जो बैंक अधिकारियों का घोतक है जो व्यायामी भी हैं? तो बैंक अधिकारियों के लिए कौन सा है? तो बैंक अधिकारियों के लिए त्रिभुज है ये वाला। ठीक, लंबे व्यक्तियों के लिए वर्ग है, लंबे व्यक्तियों के लिए ये वाला है इधर। और अगर बात करें तो वृत्त जो है, जो वृत्त है ये वाला वृत्त जो है वो व्यायामियों के लिए है। तो व्यायामी भी हैं, व्यायामी भी हूँ, व्यायामी, व्यायामी, और साथ में हूँ बैंक अधिकारी, साथ में क्या हो? बैंक अधिकारी। तो साथ में अगर बैंक अधिकारी अपने को चाहिए तो दो चीज़ें चाहिए, व्यायामी और ये। तो ये जो क्यू वाला है तो होगा क्योंकि ये गोले के अंदर है, पी वाला भी होगा और ट्राइंगल में ये दोनों ही। तो पी और क्यू दोनों होंगे, आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, चलो आ जाओ। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? मौलिक अधिकारों में केशवानंद भारतीवाद बहुत फेमस है, 1973 का है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा? इस स्टेटमेंट को नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ कि किसने दिया है, क्योंकि आज थोड़ा सा थकावट की वजह से थोड़ी सुस्ती है, तो इसलिए लेजीनेस आ रही है, इसलिए दिमाग भी कम चल रहा है। आपने 98 सवाल को नोट कर लेना है, जो प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। मूल अधिकारों के बारे में ये स्टेटमेंट है, बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की स्टेटमेंट आ रही है क्या समझ में? चलिए, अगर आप दोस्तों ऐसे ही 10 प्रैक्टिस सेट हमसे खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, देखिए हम सबसे लास्ट में ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, आंसर की पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप पर दी जाएगी। ये सारी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं इस नंबर पर मैसेज कर करके। आते हैं अपने 100 क्वेश्चन की तरफ, और हमेशा की तरह दोस्तों 99, अच्छा तो 99 है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वाली न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब कर दी गई भाई? तो 61 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपने जवाब देना है, आपके लिए वीडियो है, आपके लिए ये वीडियो सेशन था हमारी तरफ से। 100 क्वेश्चन का आंसर हमेशा की तरह आपने देना है, ताकि हमें पता चल सके कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ पर दिए गए? ABCD आंसर करना है, फटाफट से अच्छे से पढ़ करके आंसर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस सेट आप टेलीग्राम से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर एक एक प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, फिर हटा दिया जाता है। लेकिन आप अगर 10 प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं जो कि अपडेटेड हों, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी पूरी ले सकते हैं। ऑफलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त। थैंक यू वेरी मच।